आईवीएफ की ज़रूरत यूजुअली क्यों पड़ती है? जो लाइफ स्ट्रेस बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लो स्पर्म काउंट के लिए। स्मोकिंग, अगेन डायबिटीज, हाई बीपी आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में। तो ज़रूरी नहीं है कि सब महिलाओं के अंदर पहले हम आईयूआई ट्राई करेंगे फिर आईवीएफ। आईवीएफ के भी कुछ कंडीशंस हैं। मान लीजिए जिसका कि एज वाला इशू हो गया, जैसे एग हेल्दी नहीं है या फिर स्पर्म हेल्दी नहीं है, ऐसे केस में डोनर एग यूज़ करते हैं, डोनर स्पर्म यूज़ करते हैं, या फिर उसी जो भी एग बचे हुए हैं जो अनहेल्दी है उसी को आप बेटर बना के कुछ करके यूज़ करते हैं। अगर स्पर्म हेल्दी नहीं है फॉर वट एवर रीजन, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, तो वो स्पर्म नेचुरली कैसे फर्टिलाइज करेगा। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई। एंडोमेट्रियोसिस में अंडेदानी के अंदर सिस्ट बनते हैं, ब्लड फिल्ड सिस्ट बनते हैं। ये ना दीमक की तरह ओवरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये नहीं है कि एग रिमूव किया तो वो प्रोसीजर हो ही जाएगा। यूट्रस की लाइनिंग अगर अच्छी थिक नहीं हो तो हो सकता है साइकिल को कैंसिल भी करना पड़े। अगर एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन रहा तो भी हो सकता है साइकिल को कैंसिल करना पड़े। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना वुड बी पेरेंट्स हैं उनके कंसेंट के भी कई बार एग या फिर स्पर्म जो है किसी और का यूज़ कर लिया जाता है। ऐसे में हम इंजेक्शंस लगा के आईयूआई ट्राई करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा, ऐसे केस में पहले हम आईयूआई ट्राई करेंगे। हाँ, ट्विन का आजकल इसीलिए बढ़ रहा है, आजकल ट्रिपलेट्स ही बढ़ रहे हैं बिकॉज नेचुरल साइकिल में ट्विंस का चांस तो कम है, आईवीएफ में ट्विंस का चांस ज़्यादा है। तो कई बार लोग डिलिबरेटली प्लान करते हैं कि चलिए मैं आईवीएफ करा लेती हूँ, एक ही बार 2 बच्चे होकर के मेरा काम खत्म। इस चक्कर में बहुत लोग पहले अपने एग्स भी फ्रीज करवा रहे हैं ताकि हम बाद में आईवीएफ करवा लें। कह रहे हैं कि इतने हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इज देयर एनी साइड इफेक्ट आल्सो? कई सारे लोग आईवीएफ इसलिए भी कराना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि इसके थ्रू जो है बेटा या बेटी आप अपनी चॉइस से करा सकते हैं। क्या आईवीएफ से आप चाहें तो बेटा पैदा कर सकते हैं? क्या आईवीएफ से हर बार 2 या 3 बच्चे ही पैदा होंगे? आईवीएफ के थ्रू ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी और के एग या फिर किसी और के स्पर्म्स यूज़ किए जाते हों बिना होने वाले पेरेंट्स की जानकारी के। बहुत सारे सवाल हैं जो कि आईवीएफ से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं अपने आप में। ये सारे जो सवाल हैं इनका जवाब मिलेगा आपको हमारे आज के पॉडकास्ट में, तो आखिर तक आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। जो चीज़ें आपको पसंद आई है उनके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद आए तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाएं और हर बार बेहतर करते जाएं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल हेल्थ ओपीडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं देश के बेस्ट एक्सपर्ट्स। आज की हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर रितु सेठी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और जितने भी सवाल हैं आईवीएफ से जुड़े हुए वो उन सब का जवाब हमें देंगी डिटेल्स में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए प्रियंका जी। डॉक्टर रितु, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑरा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक उसके डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ मैक्स हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ी हुई हैं बतौर एडिशनल डायरेक्टर गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आईवीएफ को ना टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। पहले तो बिल्कुल यही शब्द यूज़ होता था, अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहा जाता है आईवीएफ को? देखिए, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो का मतलब है आप लेडी का एग एक्सट्रैक्ट करें, हस्बैंड का सीमेन एक्सट्रैक्ट करें, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में नहीं, रादर उसको बाहर फर्टिलाइज करें और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को लेडी के अंदर वापस डाल दें। तो इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है बिकॉज ये बॉडी के बाहर है। मतलब इट इज़ नॉट एक्चुअली अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो ले पर्सन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि मतलब बाहर बना रहे हैं बॉडी के, और कहाँ पे दोनों का करेंगे फर्टिलाइजेशन, ट्यूब के अंदर करेंगे, पेट्री डिश के अंदर करेंगे, इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी रखा गया है। राइट। तो आईवीएफ की ज़रूरत यूजुअली क्यों पड़ती है? जो इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है? हाँ, आजकल आईवीएफ या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मोस्ट इसका रीज़न ये है कि फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। आई विल नॉट से कि फीमेल्स के अंदर बढ़ रही है, मेल्स के अंदर भी इक्वली बढ़ रही है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, पीसीओडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। पीसीओडी के अंदर ओवरीज के ऊपर इतना फैट डिपॉजिट हो जाता है कि नेचुरल एग्स ही रिलीज़ नहीं हो पाते। क्योंकि नेचुरल एग्स रिलीज़ नहीं हो पा रहे, इसीलिए लेडी के अंदर एग फॉर्मेशन नहीं है। एग फॉर्मेशन ना होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। ओबेसिटी एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़,
बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जिसके अंदर हेल्दी एग्स नहीं बन रहा है, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अनहेल्दी एग्स बन रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस जिसके अंदर अंडेदानी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ये सब रीज़न की वजह से आजकल आईवीएफ इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। जहाँ तक कि मेल पार्टनर का हम देखें, लाइफ स्ट्रेस बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लो स्पर्म काउंट के लिए, स्मोकिंग, अगेन डायबिटीज़, हाई बीपी आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में मेल के अंदर बहुत कॉमन है। और ये सब दवाइयाँ जो मेल्स ले रहे हैं वो सब के सब स्पर्मिसाइडल हैं। इनसे स्पर्म की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के दोनों बहुत लो होते हैं। क्योंकि ये क्वालिटी इतने लो हो रहे हैं इसीलिए अगेन कंसीव करना बहुत दिक्कत है। तो आईवीएफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आई वुड से कि पहले जो 20 साल पहले इसका रेशियो बहुत कम था, परसेंटेज बहुत कम था, आजकल इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। रादर लैक्स में आजकल जो है ये वाली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो बाय 2027 अराउंड 6 लाख people would be suffering from infertility, which is a huge number in India. So that is why IVF has become, or in vitro fertilization has become so common. अच्छा, जब आईवीएफ की बात करते हैं तो एक और टर्म यूज़ होती है यूजुअली इसके साथ, आईयूआई। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप समझाना चाहें किसी लेमैन को तो कैसे बताएंगे कि आईयूआई कब इस्तेमाल करते हैं, कब आईवीएफ की तरफ जाते हैं? आईवीएफ के अंदर हम, जैसे मैंने बताया, लेडी का एग निकाला, हस्बैंड का सीमेन लिया, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या बाहर फर्टिलाइज किया और फर्टिलाइज एम्ब्रियो को हमने वापस डाल दिया लेडी के अंदर एक पर्टिकुलर साइकिल में, मतलब यूट्रस की लाइनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करे ताकि वो नेचुरल प्रेगनेंसी को मिमिक करे। आईयूआई के अंदर हम लोग हस्बैंड के सीमेन को लेके या मेल पार्टनर के सीमेन को लेकर उसको प्रोसेस करके उसके अंदर जो रीज़न है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, स्पर्म की क्वालिटी पुअर आ रही है, वो सब फैक्टर्स रिमूव करके आर्टिफिशियली हम उस कॉन्सेंट्रेटेड सीमेन को लेडी के अंदर डाल देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। उसके अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसमें फर्टिलाइजेशन नेचुरल बॉडी के अंदर हो रही है। राइट, तो पहले आईयूआई ट्राई करते हैं फिर आईवीएफ की तरफ जाते हैं। मोस्टली डिपेंड करता है। देखिए, अगर किसी लेडी की ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसके अंदर आईयूआई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईयूआई तभी हो पाता है अगर ट्यूब्स ओपन है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में ही होती है। बहुत सारे आजकल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इतने कॉमन हैं, महिलाएं बहुत अबॉर्शंस करा रही हैं, यंग एज से स्टार्ट कर रही हैं, तो बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती नेचुरली, या प्रेगनेंसी जो है ट्यूब के अंदर ठहर जाती है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब अनहेल्दी हो जाती है, ट्यूब को कई बार रिमूव भी करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आईयूआई इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो ऐसे केस में आईवीएफ ही किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब महिलाओं के अंदर पहले हम आईयूआई ट्राई करेंगे फिर आईवीएफ। कंडीशंस हैं, किसके अंदर आईयूआई कर सकते हैं, किसके अंदर नहीं कर सकते। आईवीएफ के भी कुछ कंडीशंस हैं, किसके अंदर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, तो आईयूआई के सक्सेस रेट क्या है और कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस की बात आप कर रहे हैं? आईयूआई अगर ट्यूब्स नॉर्मली फंक्शनिंग है तब हो पाएगा, और ट्यूब्स हेल्दी हैं तब हो पाएगा आईयूआई। और अगर सपोजिंग मेल पार्टनर के अंदर सीमेन का नॉर्मल क्वांटिटी है तभी आईयूआई हो पाएगा, नहीं तो आईयूआई नहीं हो पाएगा। अगर स्पर्म ही नहीं है तो आईयूआई नहीं हो पाएगा, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है तो आईयूआई नहीं हो पाएगा। अच्छा, आईवीएफ आप नॉर्मली कब रिकमेंड करते हैं? आईवीएफ हम तब रिकमेंड करते हैं अगर नेचुरली एक कपल ने ट्राई किया 1 ईयर के लिए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सब टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ऐसे में हम आईयूआई पहले ट्राई करेंगे। आईयूआई नहीं हो पा रहा सक्सेस, फिर हम आईवीएफ ट्राई करेंगे। और अगर सपोजिंग ट्यूब्स दोनों के दोनों ब्लॉक्ड हैं तब हम आईवीएफ रिकमेंड करेंगे। किसी रीज़न से, देखिए ट्रेजिकली अभी पीछे ही एक पेशेंट आई थी मेरे पास कुछ समय पहले, अनफॉर्चुनेटली उसके ओनली सन की डेथ हो गई थी किसी रोड एक्सीडेंट में। तो उसके अंदर फिर हम लोगों ने आईवीएफ का प्रोसीजर किया था, और आईवीएफ के बाद शी डिलीवर ट्विंस, हेल्दी ट्विंस। तो ये ऐसे लोगों को हेल्प करने में करता है। एंड वो लेडी मेनोपॉजल मतलब की तरफ अप्रोच कर रही थी, exactly, तो उसके एग्स हेल्दी नहीं थे। जी जी। तो ऐसे इनके अंदर हमने आईवीएफ किया था। तो ये यहीं पे मेरा सवाल आता है कि मान लीजिए जिसका कि एज वाला इशू हो गया, जैसे आपने बताया केस था, तो एग हेल्दी नहीं है या फिर स्पर्म हेल्दी नहीं है, तो ये आप ऐसे केस में डोनर एग यूज़ करते हैं, डोनर स्पर्म यूज़ करते हैं, या फिर उसी जो भी एग बचे हुए हैं जो अनहेल्दी है उसी को आप बेटर बना के कुछ करके यूज़ करते हैं? देखिए, आईवीएफ के अंदर अगर तो अपना एग अच्छा नहीं बन रहा तो हम उनको बताएंगे कि डोनर एग यूज़ करें। कई बार एग बिल्कुल नहीं बनता, अगेन डोनर एग यूज़ करना पड़ता है। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते पेशेंट को, एग्स बहुत ही कम हो गए हैं, अप्रोचिंग मेनोपॉज है, ऐसे केस के अंदर हम डोनर एग यूज़ करेंगे।
अच्छा, तो इसको लेकर भी एक कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं कि कई बार पता ही नहीं होता है कि आपको, चूँकि आजकल क्या है, देखिए कॉम्पिटिशन है मार्केट में, और आप देखते हैं कि हर गली गली में आप आईवीएफ सेंटर देखते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, वो भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी कर रहे होते हैं शायद कि जो उस प्रोफेशन को लेकर के उनके पास वो प्रॉपर डिग्री नहीं है, सब कुछ। अब यहाँ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि इस बात की कोई गारंटी, क्योंकि सबको सक्सेस रेट दिखाना है, ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना जो वुड बी पेरेंट्स हैं उनके कंसेंट के भी कई बार एग या फिर स्पर्म जो है किसी और का यूज़ कर लिया जाता है ताकि आपको सक्सेस रेट आपका बेटर हो। कोई नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मतलब अनएथिकल प्रैक्टिस तो खैर कोई नहीं करेगा जी। तो ये एक माइंड बन गया है सोसाइटी के अंदर कि ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर डोनर एग यूज़ हो रहा है, प्रॉपर लेडी की कंसेंट, कपल की कंसेंट से ही होगा। तो ऐसे नहीं कि किसी और का डोनर का स्पर्म यूज़ कर लेंगे या डोनर का एग यूज़ कर लेंगे, ऐसे नहीं होता कभी। राइट। तो नॉर्मली आप कब एडवाइस करते हैं आईवीएफ के लिए? देखिए, अगर 1 साल से ऊपर हो गया, कंसीव नहीं हो पा रहा, IUI, फिर उसके बाद रीज़न फाइंड आउट किया कि क्या रीज़न है। अगर सपोजिंग लग रहा है ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो डायरेक्ट IVF के लिए जाइए। बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही तो मेडिसिन दे के उसको स्टिमुलेट किया जा रहा है। बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, रेकरेंट अबॉर्शंस हैं, और लग रहा है कि इसका एग हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से जो है अबॉर्शन बार बार हो रहे हैं। डोनर का एग है, डोनर का जो है मतलब डोनर एग यूज़ करके करेंगे ऐसे केस में। अगर स्पर्म हेल्दी नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, तो वो स्पर्म नेचुरली कैसे फर्टिलाइज करेगा। ऐसे केस के अंदर हम लेडी का एग एक्सट्रैक्ट करके स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो जिनका स्पर्म एक्टिव नहीं होता, तो ऐसे केस में भी IVF करना ज़रूरी पड़ता है। कई बार ना आजकल एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। एंडोमेट्रियोसिस में अंडेदानी के अंदर सिस्ट बनते हैं, ब्लड फिल्ड सिस्ट बनते हैं। ये ना दीमक की तरह ओवरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अपने हेल्दी एग्स बहुत कम रह गए। ऐसे केस में कई बार IVF करना पड़ेगा। ओके। जब कोई आपके पास आते हैं IVF कराने के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ें उनको, क्या क्या मतलब उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस के एडवाइस करते हैं, या क्या सावधानी उनको बरतनी होती है, कैसे खुद को तैयार करना होता है IVF के लिए? देखिए, उनको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि IVF के प्रोसीजर के अंदर इंजेक्शंस वगैरह सब लगेंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। आपको इस चीज़ की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि आपका हो सकता है कि एक साइकिल में ना हो, तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तो प्रिपेयर करना पड़ेगा पेशेंट को, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर। ये नहीं है कि 100% सक्सेस मिल जाएगी। आप चाहे 2-2.5 लाख रुपए खर्च रहे हैं तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ये आपका प्रोसीजर फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें, और कंसेंट प्रॉपर ली जाएगी कि आपको इस दिन हम अंडर एनेस्थीसिया आपके एग्स रिमूव करेंगे। अगर एग्स अच्छे बने तो ही आपका प्रोसीजर से हम गो अहेड करेंगे। ये नहीं है कि एग रिमूव किया तो वो प्रोसीजर हो ही जाएगा। यूट्रस की लाइनिंग अगर अच्छी थिक नहीं हो तो हो सकता है साइकिल को कैंसिल भी करना पड़े। अगर एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन रहा तो भी हो सकता है साइकिल को कैंसिल करना पड़े। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स भी आ सकते हैं प्रोसीजर में, तो वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जर्नी। राइट। नहीं, ये तो आपने मेंटली बताया, लेकिन फिजिकली आप कुछ चीज़ एडवाइस करते हैं कि आप कैसे अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आपको कई बार जो है एग का भी आपको उसमें निकालना होगा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, बाद में बहुत सारे इंजेक्शंस भी दिए जाएंगे, तो कुछ ऐसा एडवाइस आपका होगा कि जो बेटर रिजल्ट आ पाए बॉडी को? हाँ, देखिए, अगर आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको सपोजिंग डायबिटीज़ है, अगर आपको हाई BP है, तो ऐसे केस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मिस कैरेज के चांसेस बढ़ेंगे। तो पहले से BP कंट्रोल में करें। अगर आप बहुत ओबीस हैं तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे केस में अपना वेट रिडक्शन करें, बॉडी मास इंडेक्स पहले हेल्दी करें। अगर आप डायबिटिक हैं, आपका शुगर अच्छा सा कंट्रोल होना चाहिए, HbA1c अच्छा कंट्रोल में रहना चाहिए, थायराइड इश्यूज़ हैं वो करेक्टेड रहने चाहिए। PCOD है तो अगेन आपको अपना लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें, और अपने डाइटरी हैबिट्स भी चेंज करें। ये सब करने से IVF सक्सीड होने के चांसेस भी बाकी सिनेरियो से ज़्यादा रहते हैं। कितना % चांस होता है सक्सेसफुल होने का? देखिए, 50 to 55% चांसेस हैं सक्सेस के IVF के अंदर। ओके। तो इसमें भी कोई खास कंडीशन होती है कि मान लीजिए आप यंग हैं, आपको कोई और इशू नहीं है? बिल्कुल, तो अगर आप यंग हैं, आपके एग्स हेल्दी हैं, ऐसे केस में कंसीव करने के चांसेस बेटर हैं। आपके जो है पहले आपको कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, BP वगैरह आपका ठीक है, डायबिटिक नहीं है, तो ऐसे केस में वो हैं। आपकी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बन रही है, आपको पहले बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शंस नहीं हुए, आपकी बार बार DNC नहीं हुई, ये सब रीजंस है सक्सेस के IVF के। राइट। तो इसमें भी जैसे आप बताते हैं ना, अगर हम एज वाइज बात करें कि आप इफ़ यू आर अराउंड 30 और सो, तो फिर आपका 80-90% पॉसिबिलिटी होगी, या फिर आप 35
प्लस होकर के आप करा रहे हैं तो फिर आपके चांसेस 50% हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? कोई ऐसा डेटा या कुछ आपका वो तो ऑब्जर्वेशन? देखिए एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, इसीलिए आईवीएफ के चांसेस यंग एज पे ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन आईवीएफ, मैं तो ये बोलूँगी कि आईवीएफ तभी कोई पेशेंट जाएगा जब उसने सारे अपने ऑप्शंस जो है ख़त्म कर लिए। तो यंग एज पे यूजुअली लोग बाकी सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे, इसलिए यंग एज का हम लोग इतना डेटा नहीं होता हमारे पास, अनलेस कोई बहुत ही फ्रैंक प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत अर्ली एज पे मेनोपॉज हो गया, अपने एग्स ही नहीं बचे, लेडी बहुत यंग है, लेट 20s में है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया, 35 इयर्स पे प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया, तो डोनर एग यूज़ करना पड़ा है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो बेटर आएंगे एज़ कम्पेयर टू आपकी एज ज़्यादा है, आप अपने ही एग्स यूज़ कर रहे हैं, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के, हम लोग इंजेक्शन दे के आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि और अच्छे एग्स बनते जाएं। अगर मेल और फीमेल की हम लोग बात करें तो किसकी मान लीजिए स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब है या दूसरी तरफ एग की क्वालिटी ख़राब है, तो किस कंडीशन में आप कौन सी चीज़ आईवीएफ के लिए रिकमेंड करेंगे या आईयूआई के लिए करेंगे? देखिए, अगर सपोजिंग लेडी के अंदर एग्स अच्छे बन रहे हैं, हस्बैंड के अंदर स्पर्म के थोड़ी सी क्वांटिटी कम है, या लेडी के अंदर एग्स जो है एंडोमेट्रियोसिस जो सिस्ट वाले हैं उसकी वजह से एग्स जो है बहुत अच्छे रिलीज़ नहीं हो रहे, ऐसे में हम इंजेक्शंस लगा के आईयूआई ट्राई करते हैं जिन दिनों, या कोई रीज़न अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा, ऐसे केस में पहले हम आईयूआई ट्राई करेंगे अगर ट्यूब्स ओपन है। लेकिन अगर स्पर्म की क्वालिटी बहुत पुअर है और स्पर्म जो है हमें लग रहा है इंजेक्ट ही करना पड़ेगा, फिर तो हम टेस्ट ट्यूब वाला ही ट्राई करेंगे, मतलब आईवीएफ ही ट्राई करेंगे। ओके। और कितने दिन का ये पूरा प्रोसेस है? जैसे आपने बताया कि फर्स्ट मान लीजिए आज आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो कितने दिन के बाद वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कंसीव कर जाएंगी? नहीं, अब देखिए, अगर सपोजिंग एक साइकिल में आपका ट्रांसफ़र हुआ तो 10 दिन के बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखेंगे कंसीव किया कि नहीं किया। यूजुअली ब्लड टेस्ट करवाती हूँ मैं, और बोलते हैं ब्लड टेस्ट करके आप देखते हैं कि कंसीव हो पा रहा है। पूरा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे। मान लीजिए डे 1 पे किसी ने आपके पास चाहा कि वो आना चाहता है, तो उनको कब आना होगा? पीरियड्स के फर्स्ट डे पे आना होगा या कुछ कोई मेडिसिन लेनी होगी? नहीं, पीरियड के फर्स्ट डे आप आएंगे, उसमें हम देखेंगे आपका प्रॉपर सेकंड थर्ड डे आपके सारे हार्मोन की जांचें कराएंगे, देखेंगे कि आपकी ओवरीज कितनी हेल्दी हैं। फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, कि आपके ओवरी के अंदर कितने एग्स रिक्रूट हो रहे हैं उस साइकिल के लिए, उसकी एक पर्टिकुलर मात्रा होनी चाहिए। इसका मतलब है आपके एग्स अच्छे हैं तो आपके एग्स फर्दर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस प्रोसीजर के लिए। फिर 4-5 डे से हम ओरल दवाइयाँ या फिर इंजेक्शंस केस टू केस डिपेंडेंट वो स्टार्ट करते हैं। 8-9 डे देखते हैं कि एग की क्वालिटी को मॉनिटर करते जाते हैं। फिर एक पर्टिकुलर डे बुला के जब एग अच्छा बड़ा हो जाता है तो या तो ट्रिगर लगाते हैं नेचुरली रिलीज करने के लिए आईयूआई साइकिल में, नहीं तो एग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्स को एक्सट्रैक्ट करके हस्बैंड के सीमेन को लेकर या मेल पार्टनर के सीमेन को लेके टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज करेंगे और 4 या 5 दिन बाद आपको बुला के ट्रांसफ़र कर देंगे अंदर। यूट्रस की लाइनिंग अच्छी प्रिपेयर होगी उसके बाद, और फिर उसके 10-12 दिन के बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है। और प्रेगनेंसी बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? प्रेगनेंसी, आईवीएफ प्रेगनेंसी डेफिनेटली प्रेशियस प्रेगनेंसी है। वैसे हमारे लिए तो सारी प्रेगनेंसीज ही प्रेशियस हैं, but because we understand the kind of emotional investment exactly the patient has done in this pregnancy, so it has to be more of hormones to support the pregnancy, maybe more further medications to support the pregnancy. Once this is done, we keep monitoring for the heartbeat, and up till 3 months usually the hormones have to be at their peak. उसके बाद प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है, जो नाल बन जाती है, तो हार्मोन धीरे धीरे करके फिर हम टेपर ऑफ कर देते हैं। राइट मैम, आईवीएफ से जुड़ी 2 चीज़ें हैं। एक यूजुअली कहा जाता है कि आईवीएफ में जो होता है आपको ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो एक तो एक्चुअली मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है, और दूसरा ये कि कितने % चांसेस होते हैं? देखिए, वो केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ, ट्विन का आजकल इसीलिए बढ़ रहा है, आजकल ट्रिपलेट्स ही बढ़ रहे हैं, बिकॉज क्या है कि जो आपके डॉक्टर ने एग्स निकाले, फिर एम्ब्रियोज बन गए आपके, तो 3 या 4 वो अंदर डाल रहे, उनमें से कितने टेकअप करेगा यूट्रस पहले से नहीं कह सकते। सिंगलटन प्रेगनेंसीज कॉमन है, ट्विन्स भी आजकल इसीलिए ज़्यादा कॉमन है। 3 या 4 अगर उन्होंने एम्ब्रियोज डाले तो उसमें से कितने बच्चेदानी टेकअप करेगा पहले से नहीं कह सकते, इसीलिए चांस ज़्यादा है ट्रिपलेट्स या ट्विन्स का। एंड नेचुरल साइकिल में ट्विन्स का चांस तो कम है, आईवीएफ में ट्विन्स का चांस ज़्यादा है। इसमें ना कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि आजकल देखिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं,
ठीक है, लोग करियर में ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं, तो कई बार लोग डिलिबरेटली प्लान करते हैं कि चलिए मैं IVF करा लेती हूँ, एक ही बार 2 बच्चे होकर के मेरा काम खत्म। ऐसा है? कर सकते हैं, लेकिन देखिए दैट इज़ मोर ऑफ विशफुल थिंकिंग, बिकॉज आप जो है आपके बॉडी को भी तो इतना ईजी तो नहीं है ना। आप एक नेचर के साथ प्ले अराउंड कर रहे हो, आप इंजेक्शंस लगवा रहे हो, तो और ज़रूरी भी नहीं है कि आप अगर आप अभी आपकी एज लेट 20s में है, आप 7-8 साल के बाद जाके प्रेगनेंसी प्लान करो तो आपके एग्स उतने हेल्दी रहेंगे। इस चक्कर में बहुत लोग पहले अपने एग्स भी फ्रीज करवा रहे हैं ताकि हम बाद में IVF करवा लेंगे। अगर उस टाइम मैं 40 में जाके मैंने मैरिज करनी है, मैं तो IVF ही प्लान करूँगी। आजकल बहुत फीमेल्स में ये वाला माइंडसेट भी आ गया है। एग्जैक्टली वही बता रही हूँ कि लोग मतलब प्रेगनेंसी प्लान करना इज समथिंग एज दे आर डिजाइनिंग देयर प्रेगनेंसी। यस यस, ठीक है। सो अगेन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज इंजेक्शंस, एंड अगेन इट्स नॉट 100% that you will जो be आप इंजेक्शन की successful. बात कर रहे हैं, कितने हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इज देयर एनी साइड इफेक्ट आल्सो? Yes, of course, there's going to be a lot of water retention. You can go into problems like ovarian hyperstimulation, जिसमें ओवरी के अंदर बहुत बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं। उससे क्या है, आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है। आपके लंग्स के अंदर पानी भर सकता है, आपके किडनीज़ के अंदर पानी भर सकता है, आपकी किडनीज़ फेल हो सकती हैं। तो ये हार्मोन्स इतने आसान वाले हार्मोन्स नहीं है, और इसको इतना कैजुअली लेना नहीं होता। ओके। तो सिर्फ एक्सपर्ट गाइडेंस में ही ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अच्छा, IVF के केसेस में मिस कैरेज होने के या प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? मिस कैरेज के चांसेस तो ज़्यादा हैं अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है एम्ब्रियोज की। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रीमेच्योर भी अराउंड 20 to 30% IVF प्रेगनेंसीज प्रीमेच्योर डिलीवरी में एंड कर सकती हैं। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस पूरी प्रेगनेंसी में लेना पड़ेगा। कई सारे लोग IVF इसलिए भी कराना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि इसके थ्रू जो है बेटा या बेटी आप अपनी चॉइस से करा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, और ये एक मिथ है कि हम IVF के द्वारा बच्चे का सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, और ये तो लीगली अलाउ भी नहीं है अपने देश में। जी, अगर किसी को IVF किसी ने कराया, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, कितने केसेस को आप मानते हैं, कितनी बार ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब हम, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेशेंट का जो है मेंटल मेकअप कैसा है, कितनी मोटिवेटेड है, इमोशनली कितना वो हैंडल कर सकती है, ये सब। ओके। डिसअपॉइंटमेंट तो आपके पास ऐसा कौन सा केस है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल आपने किए? और हाँ, एक पेशेंट थी, उसने 3 IVF करवाए थे, उसके बाद वो 2-3 साल का उसने ब्रेक दिया, फिर IVF उसने करवाया और एंड शी काइंड ऑफ सक्सीडेड। तो पहले वाले केस में मतलब शी कुडंट नो बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। ओके। तो सक्सेस रेट की बात हमने कर ली, हमने ये भी जान लिया कि हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो कोई एडिशनल कुछ ऐसी चीज़ जो कि हमें IVF में ध्यान रखनी चाहिए? एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस तो यही हैं, आपको लाइफस्टाइल, अगेन आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली हार्मोन्स इंजेक्शंस की वजह से BP इश्यूज आ सकते हैं, है ना। डायबिटिक आप हो सकते हो, जो दवाइयाँ आप ले रहे हो, आपको बॉडी के अंदर इचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लिवर के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सब आपको अपने डॉक्टर से टच में रहना है। क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। अगर मैं साइड इफेक्ट आपसे जानना चाहूँ, मान लीजिए किसी ने एक बार कराया तब तो मान सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हार्मोन्स दिए जाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में दिए जाते हैं, आप बता रहे हैं, तो किसी ने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं पर्सनली कुछ ऐसे केसेस जानती हूँ, तो उसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं लॉन्ग रन में जा करके? देखिए, अगर आप हार्मोन्स जो IVF में ले रहे हैं, अगर आप बहुत लंबे समय तक लेंगे तो बॉडी, अगेन वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स है, तो धीरे धीरे करके आपके एग्स तो और डिप्लीट होते ही जाएंगे। अगेन इन हार्मोन्स के इतने साइड इफेक्ट की, जैसे मैंने बताया, अंडेदानी के अंदर सिस्ट बनेंगे और अब नॉर्मल हार्मोन्स वो सिस्ट से बन रहे हैं, तो वो आपकी किडनीज को अफेक्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, जो इनफर्टिलिटी की मेडिसिन होती हैं। तो सब महिलाओं को इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। राइट। क्योंकि आपने इनफर्टिलिटी वर्ड यूज़ किया और हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो इसी पर है कि IVF की अगर हम बात करते थे, इनफर्टिलिटी से जुड़ा है। इनफर्टिलिटी के लिए अगर मैं डायरेक्ट आपसे जानना चाहूँ, मेल एंड फीमेल दोनों में, कुछ ही आपने बताई थी कि जो आजकल स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब वेट अगेन प्रॉब्लम है, एज जनरेटेड, कोई ऐसा रीज़न जो कि लगता है जिसमें ज़्यादा बात नहीं होती है लेकिन वो इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्मोकिंग की बात करें, या फिर चूँकि आजकल एक चलन भी है कि लोग अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है पहले के मुकाबले, तो क्या ये चीज़ें भी असर डालती हैं प्रेगनेंसी पर? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप किसी भी तरीके के आपके एडिक्शंस हैं, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो अल्कोहल हो, आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी एक्सटेंट तक तो हैम्पर करेगा ही। और यही रीज़न है कि आजकल मेल इनफर्टिलिटी इतनी राइज पे है। फीमेल्स के अंदर भी आजकल स्मोकिंग का इशू इतना कॉमन हो गया है कि हमें पेशेंट से पूछना पड़ता है कि आप स्मोकर तो नहीं हैं, क्योंकि कंसीव करने में इशू आएगा, साथ में आप मीनोपॉज की तरफ भी जल्दी बढ़ोगे अगर आपके अंदर स्मोकिंग का इशू है।
तो ये सब चीज़ें भी आपकी फर्टिलिटी को आजकल, ये सब एडिक्शंस भी आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी हैम्पर कर रही हैं। राइट। तो चलिए, ये तो आपने जो बातचीत हमारे साथ की, इससे ये तो क्लियर है कि अगर आप हेल्दी हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे, जो भी रीज़न आपकी इनफर्टिलिटी का, तो आईवीएफ एक ऐसा मीडियम ज़रूर है जो कि आपके पेरेंट बनने का जो सपना है, जो चाहत है, जो इच्छा है, उसको पूरा कर सकता है। एक आखिरी सवाल, कितनी उम्र तक आईवीएफ के थ्रू मदर बन सकते हैं? अराउंड 50 इयर्स की एज तक आप जो है ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए थ्रू आईवीएफ। ये हमारा लेटेस्ट जो है ART लॉ, जी, ये इसके हिसाब से। राइट। एक बहुत मशहूर सिंगर थे, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, उनके पेरेंट्स ने काफ़ी एज में जा कर के आईवीएफ से दोबारा कंसीव किया बिकॉज ही वॉज सिंगल चाइल्ड। तो उसमें तो देखने से ऐसा लगता है कि मदर वॉज मोर देन 50। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, बट इंडियन लॉ अलाउ नहीं करता। मतलब ये